Hello again, my dear student. Welcome again to my YouTube study channel. Dear student, आज हम जो जीएस का पोर्शन कवर करेंगे लाइट चैप्टर के अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने जो कुछ स्टडी किया है लास्ट लेक्चर तक, वो मैंने मिरर फॉर्मूला, ठीक है, और इसके अलावा हमने लेंस फॉर्मूला स्टडी किया था, ठीक है। तो आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे हम जाएं उससे पहले कुछ थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। और वो पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि किस तरीके से कोई भी डिस्टेंस हम नेगेटिव या पॉजिटिव कब किस केस में लेते हैं, यानी साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो वो किस तरीके से, देखिए, साइन कन्वेंशन जैसे इमेज डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी को हम कभी प्लस लेते हैं, कभी माइनस लेते हैं। तो वो कैसे लेते हैं? मान लो कि मेरे पास में एक कनकेव मिरर है, ये एक कनकेव मिरर है, और यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, और इसकी जो इंसिडेंट रे है वो इस तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हुआ, और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन। अब देखिए किस तरीके से हमें कोई डिस्टेंस प्लस या माइनस लेना है। एक तो आपको याद रखना है कि सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? इस पोल से या वर्टेक्स से, ठीक है। इस पोल या वर्टेक्स से हम सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो ये पहला पॉइंट है, यानी ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम दी पोल, यानी इस पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। जैसे मुझे अगर ये लिखना है पी सी, पी एफ, पी बी, पी पहले बोला जाएगा, मतलब इनिशियल पॉइंट हमारा क्या रहेगा? पी रहेगा। इनिशियल पॉइंट जो है वो हमारा क्या रहेगा? पी, और फाइनल पॉइंट इनमें से कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो देखिए ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम दी पोल, मतलब सारे डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाएं? पोल से मेजर किए जाएं। अब दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे are taken as positive and vice versa। देखिए मान लिया इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे जिस तरफ जा रही है, देखो अभी इंसिडेंट रे जो है हमारी किस तरफ जा रही है? इंसिडेंट रे हमारी इधर से इस डायरेक्शन में जा रही है। इसी डायरेक्शन में मैं यहां से कोई भी डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इतना दिमाग में रहा? ये बात आराम से समझ में आ जाएगी आपको। हाँ जी। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट हाइट को हमेशा ही प्लस लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट हाइट taken as positive, whereas the height of image will be positive if it is erect, और इरेक्ट कब होगी? जब वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट का कॉम्बिनेशन है,
ठीक है, अगर वो इरेक्ट है तो प्लस लिया जाएगा और टेकन एज नेगेटिव व्हेन इट इज इन्वर्टेड, जब वो इन्वर्टेड होगी, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। जब रियल होगी तो इमेज की हाइट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन है, मतलब इसी के बेस पे ही सारा खेल चलता है। ठीक है, अभी एक बार हम इसको कुछ इस तरीके से देख लेते हैं कि जैसे मान लिया इस मिरर के केस में मैं बात कर लेता हूं, ये कौन सा मिरर है, ये हमारे लिए कनकेव मिरर है। तो इस मिरर के लिए यानी कनकेव के लिए, कनकेव मिरर के लिए बेटा आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है। एक तो यू हमेशा ही क्या होगा, यू हमेशा ही नेगेटिव होगा यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी हमेशा ही नेगेटिव ली जाएगी। इसके अलावा जो फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये तो पक्का फिक्स है। ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम प्लस लेंगे, ये फिक्स है, इनमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, ये तो पक्का है। लेकिन चेंज और क्या होगा, एक चीज है, वो है कि v, v जो है आपकी नेगेटिव होगी, कब, वो जब रियल बनेगी, रियल। ठीक है, और साथ में उसको ये कह सकते हैं एच डैश भी उस केस में क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा, और अदरवाइज ये तो देखो फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इनमें यू एफ आर और एच जो चेंज हो रहा है इनमें हो रहा है। इसके अलावा यहां पे हो सकता है, जैसे मान लिया कि v हमने कहा कि पॉजिटिव हो, v पॉजिटिव कब होगा और एच डैश जो है वो भी पॉजिटिव कब होगा, उस केस में हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इस मिरर के लिए ये खास बात है, ये आपको दिमाग में सेट करके रखना है। अब दूसरे मिरर की बात करता हूं, ये वाला मिरर। ठीक है, कौन सा है ये, कॉन्वेक्स। इसमें आपको याद रखना है u हर हाल में नेगेटिव रहेगा, ठीक है, और f वो हर हाल में पॉजिटिव रहेगा, r ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, h डैश और h क्या रहेगा, वो भी पॉजिटिव, और h डैश ये भी पॉजिटिव, और इमेज डिस्टेंस वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये चीज याद रखिए, इसमें नेगेटिव सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इनमें कोई वेरिएशन नहीं, इसमें एज इट इज रहेगा सारे केसेस के लिए, सब तरह के केसेस के लिए। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है कि कौन सा साइन कन्वेंशन आप किस तरीके से यूज करोगे, कि प्लस लेना है माइनस लेना है, तो वो थोड़ा सा इनसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो था साइन कन्वेंशन। अभी हम बात करते हैं, एक तो देखिए हमने लेंस के बारे में पढ़ा हुआ है, लेंस मैंने पढ़ाया था, तो लेंस के भी आपको ध्यान रखने हैं इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन। तो पहले मैंने जैसे कल बताया था, इसमें भी आपको क्या याद रखना है, एक तो ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, ठीक है, दूसरा है इमेज कहां पे रखी है, फिर उसका नेचर, और फिर आता है साइज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, हमारे कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, इस टाइप का। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को अगर मैंने रखा इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां पे बनेगी, एट f, और कैसी बनेगी, वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा भाई, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड बिल्कुल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट को हमने रखा बियॉन्ड
सी या 2R, सॉरी 2F, ठीक है, बियॉन्ड सी, तो कहां पे बनेगा? बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में बनेगा। ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एच डैश विल बी स्मॉलर देन एच, यानी इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से कम होगी। तीसरा पॉइंट, एट सी, अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो इमेज भी सी पे बनेगी। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा और इस केस में दोनों की हाइट सेम हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट क्या हो गया? सेम हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में अगर हमने रखा, ठीक है, तो इमेज कहां पे बनेगी? इमेज बनेगी अब बिहाइंड सी। अब इस केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, लेकिन इस बार एच डैश जो है वो ग्रेटर होगा एच से। ठीक है। और अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट एफ, तो इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे हो जाएगी, और ये भी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। और इस केस में एच डैश जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन एच होगा, बहुत हाईली मैग्नीफाइड होगा। ठीक है। और एक और केस हम बात करते हैं जिसमें वर्चुअल बनेगी। अभी तक जितने केस आपने देखे इसमें सारे रियल एंड इन्वर्टेड के थे। अभी हम बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमने रखा बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में अगर हमने रखा, तो फिर इमेज कहां पे बनेगी? उस केस में इमेज जो है ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनेगा। जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ बन जाएगी और वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज जो है डेफिनेटली ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट से, मैग्नीफाइड ही इमेज बनेगी। ठीक है। ये सारे केस मैग्नीफाइड के हैं, ये मैग्नीफाइड के केस हैं, यानी जिसमें इमेज जो है मैग्नीफाइड ही बनेगी। ठीक है। ये तो था कन्वेक्स लेंस का केस। अब ऐसे ही हम अगर कनकेव की बात करें तो कनकेव में दो ही तरह के केस बनेंगे। दो ही हैं इसमें केस। एक तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, नेचर, और ये है साइज। सबसे पहले हमने बात किया कि ऑब्जेक्ट कहां पे हो? इन्फिनिटी पे हो। इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे। और कैसी बनेगी? ये डेफिनेटली वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज, बिल्कुल जीरो साइज, डिमिनिश्ड। ठीक है, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड। दूसरा पॉइंट बनता है ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखो, ठीक है, तो वो भी जो है इमेज कहां पे बनेगी? बिटवीन, यहां पे लिख सकते हैं बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ, इनके बीच में बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, और साइज जो है वो लेस देन ऑब्जेक्ट होगा। मतलब इसमें जो है आप ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो लेंस है जिसको हमने कनकेव लेंस कहा, आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, या कहीं पे भी रखिए, लेकिन इसकी जो इमेज बनेगी वो एफ और पी के बीच में ही बनेगी। या तो एफ पे बन सकती है जब इंफिनिटी पे हो, या फिर पी और एफ के बीच में ही बनेगी। ठीक है। और बनेगी कैसी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, मैग्नीफाइड किसी भी हालत में नहीं बनेगी। ठीक है। हाँ, ये तो जनरल सी बातें हैं जो आपको दिमाग में पता होनी चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं पावर, पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर से क्या मतलब है?
ये है एक किस्म से द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज। यानी रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी होती है लेंस की, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी पावर बोलते हैं। ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ की क्या है, रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ का। ठीक है, यानी एक तो क्या है, एसआई यूनिट, इसकी आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है। एसआई यूनिट इज डायप्टर। ठीक है, डायप्टर। ठीक है, रिलेशन भी ध्यान रखिए, 1 डायप्टर इज इक्वल्स टू 1 पर मीटर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जैसे पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। एफ जो है अगर आपने मीटर में लिया है तो ये फॉर्मूला रहेगा, और अदरवाइज अगर आपने सेंटीमीटर में रखना है फोकल लेंथ को तो 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए कि पावर जो है पॉजिटिव अगर है तो कौन से लेंस के लिए है, वो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। और पावर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो कनकेव लेंस है। ठीक है, कनकेव लेंस है, इतनी बात समझ में आनी जरूरी है। ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी उसकी पावर भी नेगेटिव होगी, और जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, देखिए दो लेंसेस को अगर कंबाइन कर दिया, एक क्वेश्चन यहां से उठा लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, लेंसेस को कंबाइन किया है। मान लो कि ये दो लेंस है, एक की फोकल लेंथ हमने f1 कहा, एक की f2 हमने ले ली। अब ऐसे में इनकी कॉम्बिनेशन से जो नई फोकल लेंथ बनेगी वो हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2। ये याद रख सकते हैं। पावर की अगर बात करी तो पावर P1 प्लस P2 हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि यहां पे आपने दूसरा लेंस, जरूरी नहीं कि दोनों कन्वेक्स हो, एक कनकेव भी हो सकता है, और कनकेव जहां पे आ जाएगा उसकी फोकल लेंथ हमें क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ठीक है, जैसे मान लिया एक लेंस ये हो गया, एक लेंस ये हो गया। अब इसमें फोकल लेंथ आपने f1 और इसकी फोकल लेंथ मान लो f2 है, तो f2 डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये एक कनकेव है। ठीक है, और ये कौन सा है, कन्वेक्स है, तो इसकी फोकल लेंथ हमें लेनी पड़ेगी पॉजिटिव। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि अब जो ये नया लेंस बना है, ये नया लेंस एक कन्वेक्स की तरह से बिहेव करेगा कि कनकेव की तरह से बिहेव करेगा। वो डिपेंड करेगा कि ओवरऑल जब हम इसका ये कैलकुलेट करके देखेंगे, यहां से f कैलकुलेट करेंगे, तो वो अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब कन्वेक्स, और अगर वो नेगेटिव आता है तो वो एक कनकेव लेंस की तरह से बिहेव करेगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। मैग्निफिकेशन की बात करें, m इज इक्वल टू m1 इंटू m2, ये मैग्निफिकेशन होगा, मतलब दोनों की मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होगा। मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट होता है, सम नहीं होगा, मैग्निफिकेशन में प्रोडक्ट होगी। एक ये चीज समझ लेना जरूरी है, मैग्निफिकेशन किसको कह रहा हूं, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये क्या चीज होता है, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू दी ऑब्जेक्ट हाइट। रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू दी ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, मतलब कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशंस नहीं। जो मैंने कहा वो अभी m इज इक्वल टू h डैश ओवर h, ये फॉर्मूला होता है इसका। लेकिन अगर हमें इसको मिरर के लिए या लेंस के लिए यूज करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है,
फॉर मिरर, मिरर के लिए इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ v डिवाइड बाई u, और हर एक सिंबल का मतलब आपको अब पता हो जाना चाहिए। एच डैश क्या है? इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, माइनस एक्स्ट्रा है यहां पे, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये तो है मिरर के लिए। और लेंस के लिए अगर हम बात करें तो यही फॉर्मूला लेंस के लिए कैसे यूज करेंगे? फॉर लेंस m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h विच इज इक्वल्स टू v डिवाइड बाई u, यानी जो माइनस का साइन मैंने लिया था वो माइनस का साइन यहां पे नहीं रहेगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए। और डियर स्टूडेंट, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये साथ साथ में नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ, नेक्स्ट देखिए, एक तो सबसे पहले जो है आप अपना एक YouTube चैनल है एग्जाम हट, ठीक है, एक बार मेरी वीडियो को पॉज करके इस चैनल को सर्च कीजिए YouTube पे और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सारे वीडियो हम इसी पे अभी अपलोड करने वाले हैं, इसी पे ही लाइव आया करेंगे। ठीक है, यहां पे ही सारे वीडियो आपको अलग अलग टीचर, चाहे वो आप जो भी तैयारी करना चाह रहे हो, HSSC, सीट, ठीक है, CGL, NDA, एयरफोर्स, सब वीडियोस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी शेयर करो और जितने ज्यादा आपके फ्रेंड्स हैं सबको कहो कि ये इसको सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट चलते हैं। मैग्निफिकेशन पढ़ा रहा था, मैग्निफिकेशन मैंने लेंस के लिए, मिरर के लिए बताया। तो मैग्निफिकेशन और क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, पहले पॉजिटिव के लिए बता देता हूं। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इमेज कैसी होगी, ये याद रखना, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये याद रखना है दिमाग में बिल्कुल पक्का। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है, और अगर m की वैल्यू आती है नेगेटिव, तो इसका मतलब है इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ये दिमाग में सेट करके रखना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो देखो आपको, ये जनरल पॉइंट है जो दिमाग में रहने चाहिए आपके। अगर m का मैग्नीट्यूड, माइनस प्लस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अगर ये m का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि h डैश इज ग्रेटर देन h है, इसका ये मतलब है। या फिर ये कह सकते हैं कि v का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू u के, यानी वस्तु, इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है किससे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। ठीक है, और अगर m का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि h डैश जो है वो लेस देन h है, या फिर ये कह सकते हैं कि v इज लेस देन u है। ठीक है, और अगर इक्वल है, और अगर इक्वल है, m का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आ जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि h डैश इज इक्वल टू h, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या है? इक्वल है, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इक्वल है। जिनको ये पॉइंट क्लियर है उनका क्वेश्चन जो है गलत होने के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन सारे मैंने एक के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, हाँ, अभी देखिए एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। आपको याद रखना है कि किसी भी हालत में m की वैल्यू +1 अगर आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान के चलिए। ये किसके लिए है? ये है प्लेन मिरर के लिए, याद रहेगा, किसके लिए है? प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? प्लस का साइन अभी मैंने बताया, प्लस का साइन क्या बताता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट,
भाई इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। 1 m इज इक्वल टू 1 है, इसका क्या मतलब पता चला कि h डैश इज इक्वल टू h है, या फिर कह सकते हैं v इज इक्वल टू u है। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर के केस में होता है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखिए, m इज इक्वल टू +1 सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में होता है। एक ये भी याद रखिए, m इज इक्वल्स टू +∞ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये केस पे पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, ये केस जो है पॉसिबल नहीं होगा, m की वैल्यू +∞ हो जाए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर m इज इक्वल टू -∞ दे रखा है तो ये केस पॉसिबल है। किस में पॉसिबल है? ये किस में पॉसिबल है? ये आपका कनकेव मिरर में है। कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, ऑब्जेक्ट एट f, इमेज कहां पे बनती हो, एट इन्फिनिटी, उस केस में ये, ठीक है, इन्फिनिटी पे कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो उस केस में याद रखिए m की वैल्यू -∞ होती है। लेकिन अगर यहां पे देखें प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इन्फिनिटी पे बने। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इन्फिनिटी पे, और वो भी हाईली मैग्नीफाइड, तो ऐसा कोई केस हमने अभी तक नहीं स्टडी किया है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो आई होप अभी तक यहां तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतनी पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गए हैं, इतनी बात अगर समझ में आ गई है, तो अभी हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत डिटेल में हम इसको नहीं लेके जाएंगे, सीधी सीधी सी बात करेंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, यहां पे बेसिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका हिंदी में मतलब क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसका हिंदी में नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन कहते किसको है? जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जा रही होती है और वो इंटरफेस से टकराकर वापस डेंसर मीडियम में चली जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक of ray from the interface when it goes from denser to रेरर मीडियम। यानी जब वो डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही हो, उस केस में लाइट क्या करती है, इंटरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में आ जाती है। जैसे मान लिया कि एक लाइट रे ऐसे टकरा करके, ठीक है, और वापस वो इसी मीडियम में वापस आ गई। ठीक है, ये था डेंसर मीडियम और ये है रेरर मीडियम। लेकिन लाइट जो है स्ट्राइक करके और वापस उसी मीडियम में आ गई। ये क्या चीज है, इंटरफेस, जिसको मैं इंटरफेस बोल रहा हूं, वो दो मीडियम के बीच का एक कनेक्शन, इंटरफेस। ठीक है, डेंसर से रेरर में जा रही है लाइट, उस टाइम पे इंटरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में आ गई, मतलब अंदर ही उसका रिफ्लेक्शन हो गया, सारी लाइट वापस चलेगी, टोटली रिफ्लेक्ट बैक टू द डेंसर मीडियम। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पे आपसे क्या पूछ सकता है, इस पे आपसे एक तो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कंडीशन क्या है? एक तो है लाइट मस्ट
ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, डेंसर से रेरर जाना जरूरी है, डेंसर टू रेरर मीडियम, एक बात। दूसरी बात है जो इंसिडेंट एंगल है डेंसर मीडियम के अंदर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। द इंसिडेंट एंगल इन द denser medium must be greater than क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब ये क्रिटिकल एंगल क्या है, देखिए मान लिया ये हमारा इंटरफेस है, लाइट हमें पता है जैसे ही डेंसर से रेरर में जाएगी इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंट हुई है। अगर मैंने रे ऑफ लाइट को ऐसे कंसीडर किया और लाइट जो है बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती हुई इंटरफेस से चली गई, मतलब इतना ज्यादा बेंट हो गई कि रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, तो ये खास इंसिडेंट एंगल को मैं क्या नाम दूंगा, क्रिटिकल एंगल, इसको मैं बोलूंगा क्रिटिकल एंगल, बस यही है इसमें क्रिटिकल एंगल। तो मैं यहां क्रिटिकल एंगल को भी डिफाइन कर देता हूं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इट इज दैट incident angle in the denser medium for which refracted angle in the रेरर मीडियम इज 90 डिग्री। ठीक है, यानी डेंसर मीडियम के अंदर वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बनता हो 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस पे क्या पूछा जाता है, इस पे एप्लीकेशन पे आपसे कुछ ये पूछेगा, इसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। नंबर एक, मिराज फॉर्मेशन, नंबर एक है मिराज फॉर्मेशन, मृग तृष्णा। ठीक है, गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर ऐसे लगता है जैसे पानी पड़ा हो दूर। ठीक है, वही जो हमें भ्रम फील होता है उसी को बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। ये भी इसी के कारण होता है। शाइनिंग ऑफ डायमंड, शाइनिंग ऑफ डायमंड, डायमंड जो साइन करता हुआ नजर आता है उसके पीछे भी रीजन TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इनमें कौन सा फिनोमिना लगता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है आपको इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत होती है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये कुछ इसके जनरल एग्जाम्पल हैं, एप्लीकेशंस हैं जहां पे TIR वर्क करता है। तो डियर स्टूडेंट, जो मैंने अभी आज आपको पढ़ाया, आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। ठीक है, ये सारे साइन कन्वेंशन से हमने शुरू किया था। ठीक है, और उसके बाद आपने ये देखा कि कौन से मिरर में कौन सा साइन किस चीज के लिए। ठीक है, देन उसके बाद भी हमने इमेज फॉर्मेशन लेंसेज के लिए पढ़ी थी। उसके बाद हमने पावर ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस किया, देन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फिर मैग्निफिकेशन हमने डिस्कस किया, मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव या नेगेटिव होना। ठीक है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 होना क्या होता है।
उसके बाद में आपने देखा कि m इज इक्वल टू प्लस वन जो है किसके केस में होता है, क्या m इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पॉसिबल है, m इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सब चीज हमने डिस्कस की। उसके बाद मैंने आपको करवाया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशंस, क्रिटिकल एंगल और उसके बाद में उनकी एप्लीकेशन। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो। और डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर किया करो और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर किया करो। ठीक है, और इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।